गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद रिफ्रैक्शन के कारण होने वाले जो फेनोमेनस थे हमारे डेली लाइफ में, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जब लास्ट हम लोगों ने किया था वीडियो में, तो हम लोग आके रुके थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो आज हम लोग बाबू रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन के लॉज, जिस तरीके से रिफ्लेक्शन एक नेचुरल फिनोमेना था और एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करते था, वैसे ही रिफ्रैक्शन भी नेचुरल फिनोमेना है जो दो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है। पहला वाला रूल बिल्कुल सेम है बाबू। आपको याद होगा, हम एक डायग्राम बनाते हैं रिफ्रैक्शन को दर्शाने के लिए। ये ऊपर कोई मान लीजिए डेंसर मीडियम है, नीचे कोई रेयरर मीडियम है। तो ये एक लाइट का रे आता था, इसको ऐसे जाना था लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाता था। इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। बाबू इसको हम लोग कहते थे, आपको याद होगा, इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्शन के बाद जो जाता था उसको हम लोग कहते थे रिफ्रैक्टेड रे। एंड इस पॉइंट को हम लोग नाम देते थे बाबू नॉर्मल। यहां देखा जाए बाबू, फर्स्ट जो लॉ है वो कहता है कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होता है। और आप देख पा रहे हैं बाबू, वो प्लेन कौन सा प्लेन है? वो प्लेन वो इंटरफेस है जो दो मीडियम्स को अलग कर रहा है। ये लॉ बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सिंपल था, उसी के जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग बड़ा आसानी से कहेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होता है। अब दूसरे वाले लॉ को हम लोग कहते हैं बाबू स्नेल्स रूल। दूसरे रूल को हम लोग कहते हैं स्नेल्स रूल। वही स्पेशली समझने वाली बात है बाबू। हम रिफ्रैक्शन के लॉज में दूसरे लॉ का डिस्कशन कर रहे हैं स्पेशली, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स रूल। इन्होंने एक कंडीशन बताया बाबू, जैसे लाइट के बारे में जूनियर क्लासेस में भी आप लोग पढ़े हुए हैं कि लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। तो स्नेल ने बताया कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, किसी सोर्स से आ रहा है जिसका मीडियम चेंज होने वाला है, उसका कलर अगर डेफिनेट हो। क्या कंडीशन है बाबू? कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि पर्टिकुलर कलर हो, माने कलर का जो 7 अलग अलग रंग है उसमें से किसी एक रंग की बात करनी है हमें। और जब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां मीडियम एक मीडियम से बदल के दूसरे मीडियम में जाने वाला है, तो मीडियम का पेयर भी चेंज ना करे। जैसे वाटर एयर, दिस इज अ पेयर ऑफ मीडियम। लाइट का कलर ना चेंज करे और ये मीडियम का पेयर नहीं चेंज करे, तो क्या होगा बाबू? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आर। इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं बाबू कि ये दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को आगे चल के हम लोगों ने नाम दिया एन। इस एन को हम लोग कहते हैं बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बड़ा क्लियर रूल हो गया बाबू कि स्नेल्स रूल की बात कर रहे हैं, सेकेंड रूल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ sin I and sin R remains constant and that constant is called refractive index. ओके? अगर हिंदी में इसी बात को कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि किसी विशेष रंग के लिए तथा दिए गए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है और उस नियतांक को हम लोग नाम देते हैं अपवर्तनांक। हमारे लिए बड़ा ही वाइटल टॉपिक हो जाएगा अपवर्तनांक, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हम डिस्कस करने चलते हैं बाबू अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तन और अंक, अगर हिंदी की बात करें तो अपवर्तन और अंक इन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अपवर्तन और अंक से मिला के बना हुआ है अपवर्तनांक। अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है
ये एक अंक होगा, एक नंबर होगा, एक डिजिट होगा जो ये इंडिकेट करेगा कि अपवर्तन कितना हो रहा है, रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, एकदम क्लियर है कि यह एक ऐसा नंबर होगा जो ये इंडिकेट करेगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्शन कितना होगा। ओके, आइए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बाबू दो तरीके से बांटा गया है। दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं बाबू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये वाला टर्म समझना है, रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड हमारे डेली लाइफ का वर्ड है और मैं तो बार बार एग्जांपल लेता हूं कि आप अपने दैनिक जीवन में जो भी रिलेटिव्स हैं उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपके एक रिलेटिव का नाम मैंने लिखा है बोर्ड पे, मामा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मामा कौन है तो आप कहिएगा कि सर हमारे माँ के भाई को मामा कहते हैं। फिलहाल यहां हमने जो रिलेटिव लिया वो एक आदमी है और ये कौन सा आदमी है इसको डिफाइन करने के लिए हम किसी माने एक पर्सन को डिफाइन करने के लिए दूसरे पर्सन के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। माँ के साथ हमने कंपैरिजन किया और तब मामा को डिफाइन किया। तो ये है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब यहां पे तो पर्सन है, तो एक पर्सन का कंपैरिजन दूसरे पर्सन से करेंगे तो वो रिलेटिव पर्सन होगा। ठीक वही बात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे तो सीधी सी बात है, इससे समझ में आ रहा होगा कि एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन अगर दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करेंगे तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। हालांकि दूसरी अभी एक और टर्म है बाबू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें ये वाला जो वर्ड था मामा, माँ, वो हुआ एब्सोल्यूट। यहां पे समझने वाली बात है, मामा हो गया हमारा रिलेटिव बिकॉज इसको डिफाइन करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा और माँ ये रिलेशन जो है, ये पर्सन जो है वो एब्सोल्यूट है, इसको हम लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं, एज इट इज बता देते हैं। बिल्कुल वही बात यहां रिफ्रैक्शन में हमें नॉर्मल कंसेप्ट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएंगे और यहां किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपैरिजन करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएंगे। तो इस तरीके से हम समझ गए कि अगर किसी मीडियम का एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन से हम लोग बताते हैं तो वो हो जाएगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फिर से बात आते हैं बाबू, बात हम लोग कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बात हम लोग कर रहे हैं कि कितना रिफ्रैक्शन होगा ये बताना है। कितना रिफ्रैक्शन होगा ये कैसे बता पाएंगे? हमें पता है बाबू कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का स्पीड चेंज होने के कारण। रिफ्रैक्शन होता है लाइट का स्पीड चेंज होने के कारण। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन कितना होगा ये बताने के लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि लाइट का स्पीड कितना चेंज होगा। बहुत आसानी से हम लोगों ने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन दे रखा है बाबू कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब वैक्यूम में लाइट का स्पीड और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में लाइट का स्पीड, इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ा इजी डेफिनेशन होता है बाबू कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनफैक्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसकी बात करें तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है बाबू, इसका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है कोई यूनिट नहीं होगा और
कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो यूनिट नो डायमेंशन। अब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना बहुत ही आसान है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मटेरियल्स में से होता है डायमंड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है, जो कि एक्चुअली 1.008 होता है। अब हम लोग बात करेंगे बाबू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। हमने यहां ही कह रखा है कि एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन करना है दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये देखा जाए बाबू, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, कंपैरिजन कर दिया जाए। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर? एक मीडियम, अगर सिमिलरली अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो वो हो जाएगा बाबू N2 डिवाइडेड बाई N1। क्लियर? तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन किया हमने, तो पहले का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, एंड रिलेटिव टू विच? रिलेटिव टू द सेकंड मीडियम। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, N इज इक्वल टू C अपॉन V, N is equal to C upon V, where C represents the speed of light in vacuum, and which is equal to 3.3 into 10 to the power 8 meter per second, and V represents to the speed of light in that medium. अब अगर हम लोग बात करें बाबू, सेम फार्मूला, यही फार्मूला अगर यहां पे हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो N12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 के जगह पे हो जाएगा C अपॉन V1 डिवाइडेड बाई N2 के जगह पे हो जाएगा C अपॉन V2। ये हो गया C अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन C। C से C कैंसिल हो गया बाबू, N12 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डेफिनेशन दिया इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। इन दोनों के रेशियो को हम लोग फर्स्ट मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इसके अकॉर्डिंगली अगर इसको लेकर सॉल्व किए होते तो N21 हमारा आया होता V1 डिवाइडेड बाई V2। क्लियर? अब इन दोनों पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। N12 इज इक्वल टू 1 बाई N21। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है बाबू? अपोजिट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा बाबू कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम बढ़ते हैं। बाबू एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स रूल। स्नेल्स रूल का सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म को समझने के लिए ये देखा जाए बाबू, ऊपर है मीडियम नंबर फर्स्ट और नीचे है मीडियम नंबर सेकंड। ये वाला लाइन वो इंटरफेस हो गया जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक रे ऑफ लाइट आ रहा है जिसको आप कहेंगे इंसिडेंट रे, ये सीधे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम बदल रहा है। मीडियम बदलेगा तो क्या होगा बाबू? रिफ्रैक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड। इसको हम लोगों ने कहा है एंगल ऑफ
इंसिडेंस और इसको हम लोगों ने कहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां अब सोचने वाली बात यह है कि दो मीडियम है, दोनों मीडियम्स में रिफ्रैक्शन कौन करा रहा है? रिफ्रैक्शन करा रहा है मीडियम नंबर 2, क्योंकि जब तक मीडियम नंबर 1 में लाइट चल रहा था तब तक तो अनडेविएटेड था। डेविएशन कहां हुआ? कब इसका पाथ चेंज हुआ? जब ये दूसरे मीडियम में इंटर करता है तब इसका पाथ चेंज होता है। तो इसका मतलब कि रिफ्रैक्शन कौन कराया? दूसरा मीडियम। जब दूसरा मीडियम रिफ्रैक्शन कराया तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा किसका? दूसरे मीडियम का, N2। क्योंकि दूसरे मीडियम ने रिफ्रैक्शन कराया है तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में। बाबू अगर हम ये लाइन लिख रहे होंगे कहां से? स्नेल्स रूल से, तो स्नेल्स रूल तो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां पे देखने वाली बात यह है बाबू, ये देखा जाए N21 को अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तो N21 को हमने लिखा था N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, N1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। दिस इज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स रूल। और मैथमेटिक्स में आप लोग ये जानते हैं कि फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। जब एंगल्स के वैल्यू छोटे होते हैं तो उसका साइन उसी के इक्वल होता है। मतलब अगर ये वैल्यू छोटे हो गए तो साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा ओनली आई। N1 इंटू आई इज इक्वल टू N2 इंटू आर। लेकिन इसका कंडीशन हो गया कि यह किसके लिए? फॉर स्मॉलर एंगल्स ओनली। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक फॉर्म होता है स्नेल्स रूल को रूल्स का, जिसके बारे में जिसकी जरूरत हम लोग को आगे बहुत ही वेरियस टॉपिक्स में पड़ेगी। अब आपको याद होगा बाबू, रिफ्रैक्शन हम लोग जब पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में आपने देखा था रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था। उसमें से एक एग्जांपल हमने कहा था कि पानी से भरा हुआ कोई भी बर्तन कम गहराई का फील होता है। अब पानी से भरा हुआ बर्तन, ग्लिसरीन से भरा हुआ बर्तन, अल्कोहल से भरा हुआ बर्तन, स्पिरिट से भरा हुआ बर्तन, सबकी गहराई कम फील होगी, लेकिन सबके डेप्थ में जो कमी हमें फील होगी वो तो इक्वल नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। मतलब किसी बर्तन में अगर कोई लिक्विड ट्रांसपेरेंट भरा हुआ है तो वो एक्चुअल डेप्थ से कितना कम रहेगा, ये डिपेंड करता है उस बर्तन में भरे हुए लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो हम लोग वहीं आज रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ में एक छोटा सा रिलेशन देखने चल रहे हैं बाबू, कि रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। बहुत ही इजीएस्ट वे में हमारा समझाने का प्रयास रहता है। यहां देखा जाए बाबू, हम समझने चल रहे हैं रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है वो देखने चल रहे हैं। इसके लिए हमने क्या कर लिया बाबू, पानी से भरा हुआ एक बर्तन ले लिया है। पानी से भरा हुआ एक बर्तन ले लिया है जो यहां तक पूरा पानी से भरा हुआ है। दिस इज द अपर सरफेस ऑफ वाटर लेवल, है ना। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें ये अंदर पूरा पानी है बाबू। ये क्या है? तो वाटर है। ये इसका बॉटम हो गया XY। चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ये वाटर है, आप समझ रहे होंगे। ये इसका बॉटम हो गया XY। इस बॉटम का एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया बाबू P। अब इस पॉइंट P को हम बाहर से देखेंगे, तो बाहर से इस पॉइंट P से चलने वाले रेज जब बाहर निकलेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो आइए, एक रे हमने P से हम लोग लेके चले हैं
और ये वाला जो रे है बाबू वो सीधे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है। एक लाइट का रे हम लोग पी से लेके चले जो कि परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है, और जब किसी इंटरफेस पर लाइट का परपेंडिकुलर इंसिडेंस होता है तो मिनिमम पाथ डेविएशन थियरी के अनुसार उसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे वो डेंसर से रेयरर आ रही हो, चाहे वो रेयरर टू डेंसर जा रही हो। एक ये लाइन हमारा रे हो गया पीएम जो कि आगे चला गया है, ये हमने इसको पी क्यू लेते हैं। दूसरा रे हमने लिया बाबू पी आर जो कि नॉर्मली इंसिडेंट नहीं कर रहा है, इंक्लाइनली इंसिडेंट कर रहा है। अब इसका रिफ्रैक्शन होगा। इसके रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए हमने इसका क्या कर लिया बाबू, हमने इसका खींच लिया नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया N1 N2। इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, वाटर से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बाबू, अपने नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे को बाबू हमने पीछे बढ़ाया तो ये पॉइंट P का एक वर्चुअल इमेज थोड़ा सा ऊपर पॉइंट P डैश पे बन रहा है। ये चला गया RS की ओर, चलिए ये T की ओर चला गया है। क्लियर। अब इसमें इसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस बात को अगर देखा जाए तो सब समझा देंगे कि एक कंटेनर है, एक्स वाई उसका बॉटम है, बॉटम का एक पॉइंट हमने P लिया है जिससे एक रे ऑफ लाइट PQ परपेंडिकुलरली इंटरफेस पे वाटर एयर इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो सीधे T की ओर चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट PR जो इंसिडेंट हो रहा है वो अपने नॉर्मल से दूर हट गया। दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से पॉइंट P डैश पे इमेज बन रहा है जो P से थोड़ा सा ऊपर है। इस तरीके से बाबू ये जो फेनोमेना है, ये फेनोमेना हमारा केवल इस पॉइंट P के साथ नहीं होगा, इन सारे पॉइंट्स के साथ होगा, बॉटम के हर एक पॉइंट्स के साथ होगा। मतलब ये बॉटम हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा एक्स डैश वाई डैश के रूप में। अब चलिए एक्चुअल डेप्थ ये है बाबू एक्स वाई तक, जिसको हम डी से डिनोट कर दिया हमने। ये हो गया हमारा एपेरेंट या वर्चुअल डेप्थ, जिसको डी डैश से डिनोट कर दिया। इतनी बातें लैंग्वेज में हम लोगों ने समझा दी है, इसी डायग्राम को समझाना है। अब आगे देखते हैं। हमने तो कह दिया बाबू, आप देख लिया जाए कि डायग्राम से हमको दिखाई दे रहा है कि एंगल पी आर N2 ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा बाबू एंगल N1 R S ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम लोगों ने देख लिया बाबू। अब अगर हम बात करें ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री का कंसेप्ट अगर हम लगाए बाबू, फ्रॉम ज्योमेट्री का कंसेप्ट अगर हम लगाते हैं तो ये देखा जाए बाबू, ये लाइन PQ और ये लाइन N1 N2 ये आपस में पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है बाबू। लाइन PR एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल I, ये वाला एंगल भी I अल्टरनेट एंगल के कारण हमने लिख दिया कि एंगल QPR ये भी I होगा। यहां हमने बगल में बता दिया कि अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। फिर देखा जाए बाबू, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा। हमने लिख दिया QP डैश R, ये R हो गया। क्यों बाबू, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। अब देखा जाए हम लोग अगर हम यहां से निकालें साइन आई बराबर, तो ये देखा जाए साइन आई परपेंडिकुलर हमारा हो गया QR और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा PR। साइन आई बराबर हो गया QR बटा PR। अगर साइन R निकालते हैं हम लोग, यहां R है बाबू, तो QR और बटा P डैश R, QR और बटा P डैश R। अब यहां पर वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW लिख दिया हमने, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NA लिख दिया हमने। तो चूंकि एयर में जा रहा है बाद में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में ये हम लोग लिख रहे हैं बाबू
फ्रॉम स्नेल्स रूल, अगर स्नेल का रूल लगाते हैं तो एन किसके रेस्पेक्ट में बाबू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बाबू, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। साइन आई का वैल्यू हमारा कितना निकला हुआ है बाबू, क्यू आर अपॉन पी आर, और इसका वैल्यू बाबू क्यू आर अपॉन पी डैश आर। क्यू आर कैंसिल हो जाएगा बाबू, एन ए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारा पी डैश आर बटा पी आर, पी डैश आर बटा पी आर। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, मान लीजिए कि ये एंगल्स छोटे होंगे तो जो पॉइंट आर है वो क्यू पे कोइंसाइड होगा। हम कहते हैं कि फॉर स्मॉलर एंगल्स, एंगल के छोटे वैल्यूज के लिए आर विल कोइंसाइड ऑन क्यू। ऐसे कंडीशन में बाबू ये क्या हो जाएगा, एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू अब बटा पी क्यू, या यूं कहा जाए बाबू कि एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डैश बाई डी। ठीक है, अगर अपोजिट करते हैं बाबू तो एन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डी बाई डी डैश। यहां एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होगा, तो इस बात को केवल हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू कि एन डब्ल्यू इज इक्वल टू डी बाई डी डैश। मतलब यह समझना है कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डब्ल्यू, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपीयरेंट डेप्थ। तो इस तरीके से हम लोगों ने रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ में रिलेशन निकाल दिया। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि पानी के नीचे एक मछली है जो हमें दिखाई दे रही है 3 सेंटीमीटर पे, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। ध्यान देना बाबू, पानी के नीचे मछली जो दिखाई दे रही है वो उसका अपीयरेंट डेप्थ हो गया, ध्यान देना है, अपीयरेंट डेप्थ हो गया 3 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ आपको निकालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.33। बड़ा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं बाबू। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 3 3 9 3 3 9 3.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पानी से एयर में देखने का, एयर से पानी में देखने का बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। आप क्वेश्चंस बनाइए हमारे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे हो तो लाइक करें। वीडियो में अगर इस लेक्चर में कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक दोस्तों के पास तक इसे प्रसारित करें ताकि सबको फायदा हो सके। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद।